बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा क्लास 9 फिज़िक्स का थर्ड लेक्चर है। फर्स्ट चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने प्रीफिक्सेस के बारे में पढ़ा था। उसके अलावा हमने देखा था कि साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है और कैसे हम जो लार्ज नंबर्स होते हैं उनको शॉर्ट करके या तो प्रीफिक्सेस में या फिर साइंटिफिक नोटेशन में लिख सकते हैं। उम्मीद है जो लास्ट लेक्चर में आपको होमवर्क दिया गया था वो आपने अटैम्प्ट कर लिया होगा। आज के लेक्चर में जो हमारे टॉपिक्स हैं वो हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। जैसा कि हमारे चैप्टर का जो टाइटल है वो भी फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। स्टार्ट में हमने ये देखा कि जितनी भी जो क्वांटिटीज़ हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं उन्हें हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ कहते हैं, जिसमें बेस क्वांटिटीज़ होती हैं और ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ होती हैं। अब बात आती है मेजरमेंट की। मेजर कर सकते हैं तो मेजर करने के लिए हमें कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड चाहिए। जितनी भी फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं वो सारी की सारी उनको आप रिलेटिव फिज़िकल क्वांटिटीज़ भी कह सकते हैं, क्योंकि अगर आप किसी भी चीज़ को मेजर करते हैं तो आपको उस चीज़ को मेजर करने के लिए कोई एक स्टैंडर्ड दरकार होता है। उस स्टैंडर्ड के अलावा आप मेजर नहीं कर सकते। वो जो स्टैंडर्ड है वो हमें जो हमने यहाँ पे सिस्टम इंटरनेशनल को पढ़ा था उसने बता दिए कि जो आपके पास जितनी भी फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं उनके स्टैंडर्ड क्या होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आप देखते हैं जो बेस क्वांटिटीज़ में हमने लेंथ को लिया था तो लेंथ की यूनिट थी मीटर, और मैंने आपको बताया था कि जो रिसर्चर हैं उन्होंने मीटर को फिक्स कर दिया एक फ़िज़िकल ऑब्जेक्ट, उसके ऊपर उन्होंने मार्किंग लगा दी और बोला कि ये जो फिज़िकल ऑब्जेक्ट है, जो रूलर है, जो भी है, इसकी जो लेंथ है वो 1 मीटर है। 1 मीटर। फिर अगर आप प्रीफिक्सेस यूज़ करने लग जाए तो ये 1 मीटर होता है, इसके अंदर 100 सेंटीमीटर्स, इसी तरह नीचे आते जाएँ तो 1000 मिलीमीटर्स। तो ये जो आपके पास मीटर रूल है ये आपके पास एक स्टैंडर्ड है। यानी कि अब आपने जब भी किसी भी चीज़ की लेंथ फाइंड करनी है तो आप कैसे फाइंड करेंगे, आप इस रूल को लेंगे और उस चीज़ को इस रूल के साथ कंपेयर करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एक पेंसिल है, सपोज किसी स्टूडेंट के पास एक मार्कर है, पेन है। अब हम इस मार्कर या पेन की लेंथ फाइंड करना चाहते हैं, हमें नहीं पता कि इसकी लेंथ क्या है। तो इसकी लेंथ फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, हम इस मार्कर को इस फुट के साथ या किसी भी जो भी हमारे पास स्टैंडर्ड फुट है, क्योंकि हमने इस फुट को यूज़ करके, मीटर रूल को यूज़ करके इसके कंपेरेबल और भी यूज़ जो है मीटर रूल बनाए हैं, ताकि वो आप एक रूल तो नहीं ना यूज़ हो सकता सारी दुनिया के अंदर। इसलिए इस स्टैंडर्ड को यूज़ करते हुए हमने डिफरेंट मेजरिंग ऑब्जेक्ट्स और भी बनाए हैं। तो उसमें जो आपके पास रूलर है, मीटर रूल जिसे भी कह सकते हैं, आप वो लेंगे, उसके साथ इसको रखेंगे और यहाँ से आप रीडिंग नोट करेंगे तो आपको रीडिंग मिलेगी, हाँ जी इसकी जो लेंथ है वो इतनी है। तो यहाँ पे जो भी होगा वो इस फुट की लेंथ होगी। यानी कि जो लेंथ आपने फाइंड की है वो रिलेटिव लेंथ फाइंड की है या कंपेयर किया आपने उसको एक स्टैंडर्ड के साथ। इसी तरह जो टाइम है, अब टाइम आपने जब फाइंड करना है तो टाइम भी रिलेटिव क्वांटिटी है, उसको भी आपने किसी चीज़ के साथ कंपेयर करके फाइंड करना है। शुरू के अंदर जब अभी साइंटिफिक डिस्कवरीज या जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट थी वो भी इतनी ज़्यादा नहीं हुई थी, तो जो रॉ किस्म की टाइम डिवाइसेस यूज़ किए जाते थे टाइम फाइंड करने के लिए या टाइम को मेजर करने के लिए। उसके अंदर आपके पास सन डायल था जिसमें आप एक इस तरह करते थे, एक सर्कल होता था और इस सर्कल के दरमियान में आप एक वर्टिकल ऑब्जेक्ट रख देते थे। जो ये वर्टिकल ऑब्जेक्ट था ये साया बनाता था सन के लिहाज से। तो जहाँ आपका साया बनता था तो आप देख लेते थे भाई साया इस जगह पे है तो टाइम ये होगा, कल जब साया इस जगह पे आएगा तो मतलब वो सेम टाइम है। उस वक्त आपको ये नहीं मालूम था कि अब यहाँ पे 1 घंटा 1 बजा 2 बजे 3 बजे, हम सिर्फ ऑर्बिट्रेरी एक टाइम को कंपैरिजन करके मेजर करते थे। इसी तरह सन डायल के अलावा आपके पास वाटर क्लॉक्स थी, या फिर टाइम को मेजर करने के लिए तरीका यूज़ किया जाता था कि कैंडल्स लेते थे बड़ी, वो कैंडल स्टैंड पे खड़ी होती थी। अब ये जो कैंडल्स हैं, इन कैंडल पे क्या होता था, यहाँ पे वो आयरन की नेल्स लगा देते थे इक्वल डिस्टेंस के ऊपर। अब जब ये कैंडल बर्न होती थी तो बर्न होने के साथ साथ वो कम होते होते पहले ये नेल नीचे गिरती थी, तो नीचे यहाँ पे एक सपोज एक समझ लें आप सॉसर टाइप या प्लेट टाइप एक चीज़ होती थी मेटल की। जब ये कैंडल इसके अंदर गिरती थी तो यहाँ पे आवाज़ आती थी, फिर जब दोबारा गिरती थी फिर आवाज़ आती थी, फिर गिरती थी फिर आवाज़ आती थी।
और ये क्योंकि जो कैंडल है वो नॉर्मल कंडीशन के अंदर यूनिफॉर्म स्पीड के साथ बर्न करती है, इसलिए जो टाइम डिफरेंस था हर नेल के गिरने के दरमियान वो भी सेम था। तो इससे मेजर करते थे जी कि अब इतना टाइम गुजर गया तो अब इतना टाइम गुजर गया, तो उन्होंने इस टाइम डिफरेंस को भी उस वक्त लोगों ने कोई ना कोई एक मेजरमेंट दे दी कि भाई ये टाइम जो होगा अगर 2 नेल्स के दरमियान इतना टाइम है या 3 नेल के दरमियान इतना टाइम है। तो जब साइंस ने तरक्की की और एडवांसमेंट होना शुरू हुई, साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स, तो फिर हमारे पास वॉचेज़ आ गई। पहले हमारे पास एनालॉग वॉचेज़ आई जिनके अंदर हम डिफरेंट गेयर्स वगैरह को यूज़ करके टाइम फ्रेम मेजर करते थे। फिर हमारे पास आजकल जो सबसे ज़्यादा यूज़ हो रही है वो डिजिटल वॉचेज़ हैं, जिसके अंदर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स होते हैं और वो सबसे ज़्यादा एक्यूरेट भी हैं। अब यहाँ पे जो डिवाइसेज, अब इसकी एक्यूरेसी सबसे कम है, इसकी एक्यूरेसी जो है वो थोड़ी बहुत ज़्यादा होगी। फिर एक्यूरेसी में और आगे आते हैं तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन को यूज़ करके वॉचेस बनाई गई हैं जो कि सबसे ज़्यादा एक्यूरेट है, क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम ड्यू टू फ्रिक्शन या और अदर रेजिस्टिव फोर्सेस जो आपका टाइम, जो आपकी क्लॉक है, डिजिटल क्लॉक है या जो भी क्लॉक है, वो स्लो हो जाती है। तो वो कुछ अरसे के बाद वो थोड़ी सी पीछे हो जाएगी। तो कई प्रोसेसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा एक्यूरेट टाइम चाहिए होता है फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, तो वहाँ पे आप इलेक्ट्रॉन क्लॉक्स यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रॉन वॉचेज इन्हें कहते हैं। और अब जो टाइम गुजरता गया हमारे पास जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है वो और ज़्यादा एक्यूरेट होना शुरू हो गए। इसी तरह जो लेंथ आप मेजर करते थे शुरू में, आप वो ऑर्बिट्ररी लेंथ होती थी, कोई भी एक ऑब्जेक्ट ले लिया, उसको आपने स्टैंडर्ड बना लिया और अब बाकी लेंथ आप उससे कंपेयर कर रहे हैं। फिर क्या हुआ कि आपके पास स्टैंडर्ड आ गया 1 मीटर रूल का, कि भाई ये जो आपके पास रूल है इसकी लेंथ है 1 मीटर। इस रूल को उन्होंने डिवाइड कर दिया 100 सेंटीमीटर्स के अंदर, और हर 100 सेंटीमीटर को फिर उन्होंने डिवाइड कर दिया 10 मिलीमीटर्स के अंदर। अगर आप किसी भी रूल को उठा के देखें, जो मीटर रूल आपका होता है, या जो आपके पास 1 फुट जो फुट होता है, वो क्यों उसे हम फुट कहते हैं, क्योंकि उसकी लेंथ 1 फुट होती है। तो उस फुट को अगर आप देखें तो उसके अंदर इस तरह सेंटीमीटर्स और सेंटीमीटर के दरमियान छोटी लाइन है। जैसे अगर ये 1 सेंटीमीटर, ये 2, तो इसके दरमियान 10 छोटी लाइन हैं। तो सेंटीमीटर के दरमियान में जो 10 छोटी लाइन है वो 1 मीटर की हैं, 1 मिलीमीटर। ये यहाँ पे 10 मिलीमीटर है, 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 मिलीमीटर होते हैं, तो इसलिए उन्होंने 1 सेंटीमीटर को डिवाइड कर दिया 10 मिलीमीटर के अंदर। तो आपको जब लेंथ मेजर करनी है आपने, तो आप इस रूल से मेजर करेंगे। तो जो मीटर रूल है उसको आप यूज़ करते हैं लेंथ को मेजर करने के लिए। जो स्टैंडर्ड मीटर रूल है उसकी लेंथ 1 मीटर होती है या 100 सेंटीमीटर होती है, जो आपको फिजिक्स लैब्स के अंदर मिल जाते हैं, क्योंकि वो थोड़े से लंबे होते हैं, तो वो आपको जनरली जो है वो यूज़ होते हुए नज़र नहीं आएंगे, या आप अपने स्कूल्स में या क्लासेस में यूज़ नहीं करेंगे। वो फिजिक्स लैब में या कोई ऐसी जगह पे जहाँ पे आपको लंबी लेंथ फाइंड करनी होती है वहाँ यूज़ करते हैं। अब जो आपके पास मीटर रूल है, यहाँ पे मीटर रूल्स को जो मेजरिंग का तरीका है मीटर रूल से, जैसे मैंने यहाँ पे आपको पेन बनाया, इसको हम इस मीटर रूल से कंपेयर करके मेजर कर रहे हैं। तो मीटर रूल को इसके साथ मेजरिंग करते हुए कुछ आपको एहतियात करने की ज़रूरत है, जिसमें एक एहतियात जो सबसे ज़रूरी है वो ये कि जो आपका जो आई लेवल है वो हमेशा उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर होना चाहिए। मतलब अगर यहाँ मैं देख रहा हूँ इसको, यहाँ तक इसकी लेंथ है, तो जो ये जो वाली जगह है इसके बिल्कुल सामने मेरी आंख होनी चाहिए, परपेंडिकुलर आंख। परपेंडिकुलर यहाँ पे 90 का एंगल बन रहा है ना, बोर्ड इस तरह है, मेरी आंख इस तरह, मेरा व्यू ये है, तो 90 का एंगल बन रहा है। इससे क्या होगा, मुझे एग्जैक्ट वो वाली लाइन नज़र आएगी जहाँ पे ये पेन ख़त्म हो रहा है। अगर मैं उसको नीचे से इस तरह करके देखूंगा या ऊपर से देखूंगा तो मुझे फिर एग्जैक्ट लेंथ जो होगी वो पता नहीं लगेगी। इसी तरह अगर आपने फुट को यूं हाथ में पकड़ा हुआ है और यहाँ पे आपके पास जो लेंथ आप मेजर कर रहे हैं, तो आपने उसको इस तरह ऊपर से देखना है, इस तरह करके नहीं देखना, इस तरह करके नहीं देखना, इससे आपकी जो रीडिंग है वो गलत हो सकती है। तो मीटर रूल से मेजर करने का ये एक प्रिकॉशन है, इसको जो है वो ध्यान में रखना जब आप मेजरिंग करेंगे मीटर रूल के साथ। उसके बाद अब क्योंकि ज़रूरी नहीं होता कि आपके पास लेंथ जो है, हम लेंथ किलोमीटर में भी मेजर करते हैं, 100 मीटर, 200 मीटर, 500 मीटर। जैसे आपके पास क्रिकेट का ग्राउंड होता है या फुटबॉल का ग्राउंड होता है, वहाँ पे जब आपने लेंथ मेजर करनी होती है वो तो आपको हंड्रेड्स ऑफ मीटर्स के अंदर होती हैं, तो उसको मेजर कर आप फिर 1 मीटर रूल से तो मेजर नहीं कर सकते। तो इसके लिए फिर जो नेक्स्ट चीज़ है उन्होंने जो उसको और रिफाइन किया वो आपके पास आ गई मेजरिंग टेप्स। अब जो मेजरिंग टेप्स होती हैं वो एक्चुअली वो मीटर रूल ही होते हैं। आप ये समझ लें वो एक लंबा सा मीटर रूल है जिसके अंदर डिफरेंट मीटर रूल्स ऐड कर दिए, 1 मीटर दूर, फिर उसके बाद एक और मीटर, फिर एक और मीटर, फिर एक और मीटर। तो आपने इस तरह अगर आपने 100 मीटर रूल को इकट्ठा करें और उसको जो रीडिंग है वो एक टेप के ऊपर लिख दें उसकी, तो आपके पास वो मेजरिंग टेप बन जाती है। तो उससे आप क्या कर सकते हैं, अगर आपने 100 मीटर मेजर करना है तो आप ईजिली 100 मीटर को मेजर कर सकते हैं, बजाय से कि आप 1 मीटर को बार बार वहाँ पे उसको यूज़ करके मेजर करें। आप मेजरिंग टेप से एक दफ़ा ही वो सारी लेंथ फाइंड कर सकते हैं। तो ये मेजरिंग टेप जो है ये आपके पास 10 मीटर, 20 मीटर, 50 मीटर या 100 मीटर में भी आती हैं।
मेजरिंग टेप के ऊपर आपके पास जो ज़्यादातर मेजरिंग टेप्स हैं उनके ऊपर आपको दो तरह की रीडिंग नज़र आएंगी। एक रीडिंग होती है आपके पास जो है सेंटीमीटर के अंदर, फिर उसको डिवाइड किया गया होता है मीटर्स के अंदर, फिर उसके ऊपर मीटर का भी वो इंडिकेशन होती है। जैसे आपके पास सपोज ये सेंटीमीटर है तो उसके दरमियान मिलीमीटर भी होते हैं, और जहाँ पे 1 मीटर ख़त्म होता है वहाँ पे मीटर की इंडिकेशन भी होती है, या कुछ मीटर जो आपके पास मेजरिंग टेप होती है उनके अंदर फीट वाला ऑप्शन भी होता है कि वहाँ पे ऊपर फीट भी लिखा होता है। आजकल डिजिटल मेजरिंग टेप्स भी आ गई हैं जो लेज़र को इस्तेमाल करते हुए लेंस को मेजर करती हैं। तो अगर आपने 2 पॉइंट्स के दरमियान लेंथ मेजर करनी है तो आप एक पॉइंट के ऊपर मेजरिंग टेप रखते हैं, वो डिजिटल लेज़र वाली। तो दूसरे पॉइंट पर जब लेज़र गिरती है तो वो सपोज हमने एक दीवार का सामने वाली दीवार से अपने यहाँ तक मेरे तक जो डिस्टेंस वो फाइंड करना है, तो जब यहाँ से मैं वो मेजरिंग टेप यूज़ करूँगा तो वो लेज़र उधर दीवार को टकरा के वापस रिसीव होगी उस मेजरिंग टेप के अंदर, और आप जो फार्मूला होता है आपका S=VT, डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। हमें लेज़र की वेलोसिटी पता है, जो आपका टाइम लगेगा लेज़र को डिवाइस से निकल के दीवार को टकराने के बाद वापस आने में, उस टाइम को यूज़ करके फिर वो जो डिजिटल लेज़र है वो डिजिटल मेजरिंग टेप जो है वो आपके पास लेंस मेजर करती है। अब ये तो हो गया बात अगर आपने लंबी लेंस फाइंड करनी है, बड़ी लेंस फाइंड करनी है। लेकिन अगर आपने छोटी या मोर एक्यूरेट रीडिंग चाहिए, आपको मेजरमेंट चाहिए लेंथ की आपको, तो आप कैसे करेंगे? ये जो आपका मीटर रूल है ना, इसके ऊपर जो सबसे छोटी मेजरमेंट गिवन होती है वो 1 मिलीमीटर की होती है। जो सबसे छोटी मीटर रूल के ऊपर रीडिंग होती है वो 1 मिलीमीटर की होती है। यानी कि जो आपके जो मीटर रूल है उसकी जो रेंज, उसकी जो लिमिट है, या उसको हम कहते हैं लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट कहते हैं उस मेजरमेंट को जो आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट के साथ ले सकते हैं कम से कम, यानी जो द मिनिमम मेजरमेंट विच यू कैन टेक फ्रॉम एनी इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड इट्स लीस्ट काउंट। कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट से जो आप लीस्ट मेजरमेंट ले सकते हैं वो उस इंस्ट्रूमेंट की लीस्ट काउंट कहलाती है। तो जो आपके पास मीटर रूल है, क्योंकि इसके अंदर सबसे छोटी जो डिवीजन है वो 1 मिलीमीटर की है, तो आप इससे जो कम से कम लेंथ फाइंड कर सकते हैं वो 1 मिलीमीटर होती है। लेकिन अगर आप जो लेंथ फाइंड करनी है वो 1 मिलीमीटर से भी और नीचे है, यानी 1 मिलीमीटर से भी छोटी है, तो अब आप वो कैसे फाइंड करेंगे? या आपको कोई लेंथ फाइंड करनी जिसकी एक्यूरेसी आपके पास मिलीमीटर से भी ज़्यादा आपको चाहिए। जब आप मीटर रूल से कोई भी लेंथ फाइंड करेंगे, सपोज आपने लेंथ फाइंड की इस पेंसिल की, तो वो आपके पास आएगी इस तरह 5.6 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में लेंथ फाइंड करने तो आएगी 5.6 सेंटीमीटर या 6.7 सेंटीमीटर। इसका क्या मतलब है कि 6 सेंटीमीटर है और 0.7 का मतलब है 7 मिलीमीटर है। 7 मिलीमीटर है। यहाँ पे क्या होता है कि आपके पास सपोज ये 1 सेंटीमीटर 0 सेंटीमीटर, सपोज यहाँ पे आपके पास 1 सेंटीमीटर बना, इसके दरमियान में आपके पास 10 डिवीजन होती हैं। अब आपको कभी कुछ ऐसी भी चीज़ों की डायमीटर या लेंथ फाइंड करने की ज़रूरत पड़ जाती है जहाँ पे आपने जो है वो जो इस मिलीमीटर के दरमियान में फ़र्क है इसको भी मेजर करना लाजमी हो जाता है, क्योंकि आपको वहाँ पे रीडिंग बहुत ज़्यादा एक्यूरेट चाहिए। ख़ास तौर पे जब आप कोई साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं तो वहाँ पे इस किस्म की एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो अब आपने इस किस्म की मेजरमेंट लेने के लिए जो आप इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे वो मीटर रूल नहीं होगा, वो होगा आपके पास वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर को आप यूज़ करेंगे मिलीमीटर्स के अंदर जो डिवीजन है उसको फाइंड करने के लिए, या फिर आप वर्नियर कैलिपर यूज़ करेंगे मोर एक्यूरेट रीडिंग लेने के लिए देन मीटर रूल। वर्नियर कैलिपर होता क्या है? वर्नियर कैलिपर आपके पास वर्नियर कैलिपर के 2 जॉज होते हैं। एक जॉ को हम कहते हैं मेन स्केल, ये आपके पास फिक्स होता है। ये जॉ जो है ये आपके पास फिक्स होगा, इसके ऊपर आपके पास स्केल बना हुआ होता है सेंटीमीटर और मिलीमीटर वाला यहाँ पे। इसके बाद एक और स्केल होता है जो कि इसके ऊपर फिक्स नहीं होता, मूवेबल होता है, इसे हम कहते हैं वर्नियर स्केल। और इस स्केल के ऊपर क्या होता है 10 डिवीजन बनी हुई होती हैं, छोटी छोटी 10 डिवीजन यहाँ पे। यह आपके पास वर्नियर स्केल, एक्चुअली ये वर्नियर स्केल थोड़ा सा मेन स्केल के नीचे होता है, यानी ये आपके पास अगर मेन स्केल है तो वर्नियर स्केल जो होगा वो आपके पास इस तरह होगा, यहाँ पे उसके 10 रीडिंग होंगी और ये भी एक जॉ होगा। अगर आप बुक्स आपके सामने है तो आप बुक के अंदर देख सकते हैं वर्नियर कैलिपर की एक खासी अच्छी बड़ी इमेज बनी हुई है। उसके अंदर आपके पास ये मेन स्केल आ जाता है। 2 चीज़ें, एक मेन स्केल
ये जॉज होता है फिक्स होता है मेन स्केल, ये जॉज होता है ये मूवेबल होता है और इसको हम कहते हैं वर्नियर स्केल। इसको हम कहते हैं वर्नियर स्केल। तो आपके पास जो वर्नियर स्केल है ये मूवेबल है, यानी इसको आप इधर आगे पीछे मूव कर सकते हैं, और ये जो मेन स्केल है ये आपके पास फिक्स है। अब आपने देखा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे 10 डिविजन्स होती हैं। अब ये डिफरेंट वर्नियर स्केल के अंदर किसी के अंदर 100 भी हो सकती हैं, किसी के अंदर 5 भी हो सकती हैं। तो ये जो डिवीजन है ये डिपेंड करेगा आपके पास कौन सा वर्नियर कैलिपर है। 20 भी हो सकती हैं, ज़्यादा भी हो सकती हैं, कम भी हो सकती हैं। जो आपके पास इंस्ट्रूमेंट होता है, जब आप उसकी लीस्ट काउंट फाइंड करते हैं, या आपने जब इसकी लीस्ट काउंट फाइंड करनी है, तो आप क्या करेंगे, वो इक्वल होगा मिनिमम लेंथ दैट कुड बी मेजर्ड बाय मेन स्केल, या मिनिमम डिवीजन ऑन मेन स्केल, स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑन मेन स्केल कह सकते हैं उसको। मेन स्केल में स्मॉलेस्ट रीडिंग है, डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। मेन स्केल में जो स्मॉलेस्ट रीडिंग है उसको डिवाइड कर देंगे डिविजन्स उस जो आपके वर्नियर स्केल पे हुई होंगी। जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो वर्नियर कैलिपर है, अब इस पे आप देखें, मैंने बोला कि 10 डिविजन हैं, तो 10 डिवीजन नीचे, और नीचे जो ऊपर आपके पास मेन स्केल है उसके ऊपर जो मिनिमम रीडिंग आप फाइंड कर सकते हैं वो मिलीमीटर है, 1 मिलीमीटर। तो 1 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 0.1 मिलीमीटर। तो जो वर्नियर स्केल है उसकी जो आपके पास लीस्ट काउंट है वो है 0.1 मिलीमीटर, यानी कि आप इससे कम से कम जो रीडिंग फाइंड कर सकते हैं वो क्या होगी, वो 0.1 मिलीमीटर होगी। इससे कम जो आपके पास लेंथ है वो आप इससे फाइंड नहीं कर सकेंगे। 0.1 मिलीमीटर का मतलब है कि जो आपके पास सेंटीमीटर के अंदर 10 मिलीमीटर से आपने उन 10 मिलीमीटर्स को भी 10 हिस्सों में, यानी हर मिलीमीटर को भी 10 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, तो वो आपके पास इसकी लीस्ट काउंट आएगी इस तरह। अगर आपके पास नंबर ऑफ डिवीजन डिफरेंट है, मेन स्केल के ऊपर लीस्ट काउंट तो मिलीमीटर में होगी। अगर नंबर ऑफ डिवीजन यहाँ पे डिफरेंट है तो आप ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, तो आपके पास जो वर्नियर कैलिपर है आपके पास उसकी लीस्ट काउंट आ जाएगी। तो लीस्ट काउंट जो है वो डिफर करेगी आपके पास वर्नियर कैलिपर डिफरेंट से, लेकिन जो आपके पास मिनिमम रीडिंग किसी भी वर्नियर कैलिपर से आप ले सकेंगे वो 0.1 होगी।